अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ जुम्मतुल मुबारक की रात और मार्च की 13 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और मार्च की 14 तारीख है। नादरीन, दुनिया भर से खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता से जो खबरें आ रही हैं उनसे दुनिया महफूज नहीं रह पा रही। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग, और मशरक़ वस्ता में ईरान पर अमरीकी और इसराइली जो जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, उन पर बमबारी शुरू हुई है, उसके 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। और आज जब 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, तो शायद अमरीका की जानिब से ईरान पर सबसे ज़बरदस्त और शदीद बमबारी की गई है। उसका जिक्र भी मैं करूंगा, लेकिन आज प्रोग्राम में बढ़ने से पहले सबसे पहले माजरत कि मैं आपकी खिदमत में बहुत लेट पेश हो रहा हूँ। एक वजह कि आप देखते हैं कि मेरा प्रोग्राम कभी थोड़ा टाइम पे आ जाता है, कभी लेट हो जाता है, उसकी बड़ी वजह यह है कि व्लॉगिंग मेरा फुल टाइम काम नहीं है। मेरा ताल्लुक एक यूनिवर्सिटी से है और मेरा सारा काम सारा दिन यूनिवर्सिटी में होता है। उसके बाद जब मैं फारिग होता हूँ तो जो थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिलता है, तो वो मैं फिर अपने व्लॉग को दे पाता हूँ। तो इसलिए बहुत माजरत। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोग फिर भी देखते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो कि ये वीडियोस देखते हैं, या तो वो शेयर नहीं करते, या फिर बहुत सारे दोस्त इन वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो इसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपने अभी तक इस शो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दूं। अब चलते हैं जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसका जिक्र मैं करता हूं, लेकिन इससे पहले 2 हफ्तों का जिक्र। 2 हफ्ते हो चुके। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने अचानक ईरान पर बमबारी शुरू की, और उसके बाद ख्याल ये था कि चंद ही घंटों में ईरान की हुकूमत सुकूत का शिकार होगी, अवाम खड़े होंगे, हुकूमत तब्दील होगी और दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। ईरान की जानिब से शदीद मुजाहिमत दिखाई गई, ऐसी मुजाहिमत जो कि अब अमरीकी मीडिया कह रहा है कि अमरीकी और इसराइली जो अहलकार हैं, वो इतनी शदीद मुजाहिमत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ना सिर्फ ये, बल्कि वो ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जंग इतनी फैलेगी। ईरान ने इस जंग को फैला दिया। ऐसा फैलाया कि अब उससे पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमी को धचका लग रहा है। एक नहीं, कई। आज जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो प्राइस है तेल की, खाम तेल की, वो कोई $103 तक पहुंच चुकी है, जो गुज़श्ता 4 सालों में तेल की बुलंद तरीन सतह है। और खौफ यह है कि अगर ये जंग ऐसे ही जारी रही, अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये इसी तरह बंद रही, तो ये कीमत 140 $150 तक जा सकती है। जबकि ईरानी हुक्काम वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ जारियत बंद ना हुई, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगी, और जो तेल की कीमतें हैं वो आलमी मार्केट में $200 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं। अब तक इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान जाहिर है कि ईरान ने उठाया है, क्योंकि उस पर बमबारी हो रही है। और ऐसी बमबारी जो कि बकौल डोनाल्ड ट्रंप हालिया तारीख में या मिडल ईस्ट की तारीख में इतनी शदीद बमबारी कभी भी किसी मुल्क पर नहीं हुई जितनी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमरीका ने की है। उसका थोड़ा मैं आपको तफसीलात शेयर करता हूँ। लेकिन थोड़ा जंग का अब तक अहवाल, कि जो ईरान की तरफ से जो मुजाहिमत दिखाई जा रही है, अब उसके असरात पूरे खलीज में महसूस किए जा रहे हैं। आपको हर तरफ तबाही नजर आ रही है। तबाही अगर ईरान में नजर आ रही है, तो तबाही आपको इराक में भी नजर आ रही है, तबाही आपको कुवैत में भी नजर आ रही है। इसराइल में ऐसी तबाही नजर आ रही है कि इसराइली हुकूमत अपनी गलियों कूचों में जो उनके सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, वो उनको भी खुद तोड़ रहे हैं, ताकि दुनिया को ये ना नजर आए कि यहाँ पर तबाही का लेवल क्या है। लेकिन एक आध वीडियो जो सामने आ रही है, तो उससे अंदाजा होता है कि ईरान काफी प्रिसीजन के साथ उनको निशाना बनाता चला आ रहा है, और ये अब तक जारी है। यही हाल हिजबुल्लाह की जानिब से है। वो हिजबुल्लाह जिस पर के इसराइल ने कई महीनों तबाही के यानी बहुत ज्यादा वहां पर बमबारी की, और एक एग्रीमेंट के तहत वहां पर सीज फायर हुआ। अब वो सीज फायर टूट चुका है। हिजबुल्लाह भी अब जंग में शामिल है, और इसराइल पर मुसलसल वो रॉकेटिंग कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है, और ड्रोन्स के जरिए हमले कर रहा है, और उसके जरिए उनको नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि इसराइल की जानिब से भी जिस लेवल की तबाही लबनान में देखी गई है, तो वहां पर अब तक कोई 687 लोग शहीद हो चुके हैं। इसी तरह ईरान में एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मालूम। याद रखिए कि ईरान में इंटरनेट तकरीबन बंद है, तो जितनी भी मालूमात आ रही हैं ये इंतहाई सतही हैं। इनके बारे में हम हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि कितने लोग इनमें शहीद हुए हैं, लेकिन इत्तलात ये है कि कम अज कम अब तक तकरीबन कोई 1450 लोग शहीद हो चुके हैं, और हजारों की तादाद में, कोई कहता है 17,000 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। जबकि इसराइल में जो वहां पर जो लोग हलाक हुए हैं उनकी तादाद कोई 15 बताई जाती है, और कोई 2,000 लोग वहां पर जख्मी हुए हैं। इसी तरह 27 अफराद इराक में शहीद हुए, 6 अफराद कुवैत में शहीद हुए हैं, और कुछ 6 के करीब ही मुत्तहदा अरब अमारात में भी शहीद हुए हैं। जबकि
ओवरऑल जो पेंटागन है, अब चूंकि यहाँ पर जंग की शिद्दत बढ़ रही है, अगर ईरान पर बमबारी बढ़ रही है तो ईरान की जानिब से जवाब भी बढ़ रहा है, और इस जंग में काफी वसअत आ चुकी है। अब तक जो ईरान के एक और बहुत बड़ा इत्तेहादी है, हूथी रेबल्स जो हैं यमन के, उन्होंने अभी तक जंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन कहा जा रहा है कि शायद उनको ईरान ने रोका हुआ है। क्या ईरान उनको कहेगा, या क्या वो ईरान का वाकई इंतजार कर रहे हैं, या वो भी इस जंग में कूदेंगे? अगर वो कूदेंगे तो फिर दुनिया की एक और बड़ी आबी शाहराह जिसे बहर अहमर कहते हैं, जो कि बाबुल मंदब उसका चोकिंग पॉइंट है, जिस तरह जो पर्शियन गल्फ है इसका चोकिंग पॉइंट ये अपने हुर्मुस है, तो उसी तरह जो बहर अहमर है, जो कि इंडियन ओशन को मेडिटेरियन ओशन के साथ मिलाता है बजरिया सोएस कैनाल, उसका चोकिंग पॉइंट जो है वो बाबुल मंदब है, जो कि यमन और अफ्रीका की बॉर्डर के करीब है। वो भी बहुत ही कम, यानी तंग रास्ता है जिसके जरिए सी ट्रैफिक या ओशन ट्रैफिक चलती है। तो अगर ये उस तरफ फैली तो मजीद मामला बढ़ेंगे, बिगड़ेंगे। और वो जंग जिसका वादा डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कौम और दुनिया से ये किया था कि महदूद होगी, अब वो फैल चुकी है। वो वादा जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यहाँ पर रजीम चेंज होगी, अब वो खुद भी कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका इम्कान कम नजर आ रहा है। इसराइली वजीर आजम भी यही कह रहे हैं, और हालात इतने ज्यादा लगता है कि बेकाबू हो चुके हैं कि अब यूएस सेंट्रल कमांड ने जो अमरीकी महकमा दिफा है, या जो सेक्रेटरी दिफा है पीट हेक्सेथ, उनसे दरखास्त की है कि आप हमें मजीद फौज भेजने की इजाज़त दें। और इत्तलात यह है कि पीट हेक्सेथ ने आज इजाज़त दी है कि कम से कम एक जो मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है उसको मिडल ईस्ट भेजा जा रहा है। यूजुअली इस एक्सपीडिशनरी यूनिट में जो फौजियों की तादाद होती है वो 2000 2,500 से 3,000 के करीब होती है। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ मजीद एसेट्स भी भिजवाए जा रहे हैं, जिनमें एयर एसेट्स भी शामिल हैं। और शायद टोटल तादाद, मीडिया में कुछ कह रहे हैं 3,000 है, कुछ कह रहे हैं 5,000 है। और यहाँ पर गोया जंग में मजीद इजाफा हो रहा है। और ईरान की जानिब से भी यही ऐलान हो रहा है कि जंग जारी रहेगी, हम भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं हैं। ये जंग एक ऐसी दुनिया में हो रही है जहां पर के इंटरनेशनल ऑर्डर के नाम की चीज नहीं है। यानी इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा कुछ ना कुछ किरदार अदा करती थी, बातचीत होती थी, सीज फायर के लिए कोई मुज़ाकरात होते थे। इस नई दुनिया में चूंकि दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, जो कि हमेशा अमन का दामिन बनता था, आज वही सबसे बड़ा जारह की सूरत में सामने आया है। लिहाजा यहाँ पर जो साल्फी का रास्ता है वो तकरीबन बंद है। लिहाजा सबका यह ख्याल है कि शायद दोनों जानिब से, चूंकि एक सालसी है नहीं, चूंकि कोई डिप्लोमेटिक रास्ता रहा नहीं, या अगर है भी तो किसी भी जानिब से इसकी जानिब कोई ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, तो सबका ख्याल यह है कि शायद इस जंग का फैसला फौजी तरीके ही से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए जब अमेरिका ये ऐलान करता है कि मजीद फौज भेज रहा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर फैसला यही है कि फिलहाल इसका हल फौजी तरीके ही से निकाला जाए। और फौजी तरीके से निकालने की सबसे बड़ी जो मिसाल है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद कायम कर रहे हैं। यानी आज उन्होंने एक ट्वीट किया जो मेरे ख्याल में काफी खौफनाक ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आज, यानी जो अमेरिका ने ईरान के खार्क आइलैंड पर जो बमबारी की है, वो कहते हैं कि ये मशरक़ वस्ती की तारीख का सबसे ताकतवर फजाई हमला है। और ये कि ट्रंप ने ये भी वार्निंग दी कि अगर अपने हुर्मुस को ईरान ने बंद रखा तो फिर हम ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। और आज जो खार्क आइलैंड पर जो अमेरिका की जानिब से बमबारी हुई है, तो इत्तलात ये हैं कि इसमें B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें कि प्रिसिजन म्यूनिशन इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि GBS गाइडेड, GBS-31 JDAM और GBU-32 JDM म्यूनिशन इस्तेमाल किए गए, जो कि दुनिया का ताकतवर तरीन असलहों में से एक है। यानी एटम बम तो बहुत दुनिया का ताकतवर तरीन असला समझा जाता है, लेकिन ये उससे नीचे नॉन न्यूक्लियर म्यूनिशन में अगर ये आता है तो ये उनके अंदर ताकतवर तरीन समझा जाता है। तो वो इस्तेमाल हुए हैं सार्क आइलैंड पर। ये कोई इतनी बड़ी जगह भी नहीं है, कोई ऑलमोस्ट 20 मुरब्बा मील का एरिया है। और वहां पर कहते हैं कि अमेरिका कहता है कि हमने वहां पर ईरानियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है। अब जहन में रखिए कि ईरान की जितनी भी ऑयल एक्सपोर्ट्स है, मैंने कल जिक्र भी किया था कि ईरान डेली की बुनियाद पर अब तक जो है तकरीबन 1 मिलियन बैरल तेल चीन और दूसरी जगहों पर बेचता रहा है। लेकिन आज वहां पर हमला हुआ, क्योंकि ये तमाम की तमाम एक्सपोर्ट्स खार्क आइलैंड के जरिए ही की जाती हैं। होता यह है कि खार्क आइलैंड में बहुत बड़े बड़े तेल के टैंक्स हैं, और वहां पर उमूमन ईरान 17 से 18 दिन की एक्सपोर्ट्स का जो तेल है वो वहां रखता है। वहां से तेल बरदार जहाज जो हैं वो भरे जाते हैं और फिर दुनिया में भेजे जाते हैं। तो आज अमेरिका ने उस पर हमला किया, यानी जो एक्सपोर्ट्स की जगह हब है उस पर हमला किया, ताकि ईरान की इस अहलियत को खत्म किया जाए कि वो एक्सपोर्ट्स करे, यानी तेल की जो उसकी
सनत है जिससे उसको कोई थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा था, वो भी फिलहाल बंद हो गया है। जबकि ईरान ने ये वार्निंग दी है और ट्रंप ने ये भी कहा कि हमने ये तो सिर्फ उनके खार्क आइलैंड पर हमला किया है, लेकिन अगर ईरान ने अपने हॉर्मुज़ को बंद रखा तो हम ईरान का जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम निशाना बनाएंगे, यानी उनकी ऑयल रिफाइनरीज, उनके तेल के कुएं, उनके गैस के कुएं, उनकी जितनी भी पेट्रोलियम से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसको निशाना बनाएंगे। और ईरान ने इसके जवाब में कहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम भी पूरे खलीज में जहां जहां तेल की इंडस्ट्री है हम उसको निशाना बनाएंगे। गोया इस जंग में अब शिद्दत उस तरफ जा रही है कि जहां पर उन चीजों को निशाना बनाया जा रहा है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर होगा, स्पेशली गरीब ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक। तो यहाँ पर अब मामलात जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। याद रखिए कि जो B-2 बॉम्बर्स हैं ये दुनिया का ताकतवर तरीन बॉम्बर है, और ये एक फ्लाइट में 40,000 पाउंड TNT या जो असलाह है, बम जो है वो गिराने की अहलियत रखता है। तो अब कितने यहाँ पर आज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इत्तलात ये हैं कि आज सऊदी अरब, इराक और दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं उनकी फ़ज़ाओं में अमरीकी जो तैयारे थे ये वहाँ पर रिफ्यूल हुए थे, उनको एयर रिफ्यूलिंग दी गई और उसके बाद फिर वो ईरान पर गए और बमबारी की। तो गोया ईरान पर जो बमबारी की जो कैंपेन है उसमें मजीद शिद्दत आ रही है। और ये शिद्दत ये भी जाहिर करती है कि लगता है कि वाशिंगटन में बैठे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इस जंग को मजीद तूल नहीं देना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। और अगर बातचीत के जरिए नहीं, क्योंकि बातचीत तो कहीं हो ही नहीं रही, तो इसका जो जंगी फैसला है उसके लिए वाहिद तरीका यह है कि जितनी ज़्यादा जंगी ताकत इस्तेमाल की जाए, जितनी ज़्यादा फौजी ताकत इस्तेमाल की जाए, ताकि जल्द अज जल्द ईरान को कमज़ोर किया जाए। क्या इससे ईरान कमज़ोर होगा? मुझे फिलहाल इसका इम्कान काफ़ी कम नज़र आ रहा है, क्योंकि कल भी मैंने जिक्र किया था कि आप बमबारी के जरिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन बमबारी के जरिए आप दो चीज़ें नहीं कर सकते। एक, ज़मीन पर आप फतह नहीं हासिल कर सकते, और दूसरा, आप उस ज़मीन पर रहने वालों के दिल और दिमाग नहीं जीत सकते। तो गोया शिकस्त फिर आपका मुकद्दर बनती है। जंग लबनान से भी जारी है। लबनान से हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर मुसलसल बमबारी हो रही है, और आज इसराइल की जानिब से भी लबनान पर शदीद बमबारी की गई, और उन्होंने आज एक वहाँ पर हॉस्पिटल को निशाना बनाया जिसमें कि इत्तलात हैं कि कम अज़ कम 12 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हैं वो बीच में शहीद हुए हैं। तो इसराइल भी ज़बरदस्त किस्म की बमबारी कर रहा है, जबकि ईरान भी खामोश नहीं है। ईरान की जानिब से भी आज इसराइल पर काफ़ी हमले किए गए हैं। ईरान ने आज वहाँ पर एक बार फिर मुख्तलिफ किस्म के क्लस्टर बॉम्ब्स के से भरे हुए मिसाइल फेंके हैं, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी किया है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ईरान से तो इत्तलात इसलिए महदूद आ रही हैं कि वहाँ पर उनका इंटरनेट काफ़ी बैठा हुआ है, लेकिन इसराइल ने इंटरनेट और सब कुछ खुद बिठाया हुआ है ताकि दुनिया को पता ना लगे कि ईरान ने इसराइल को कितना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो इत्तला और विजुअल्स अब तक आ रहे हैं तो उसमें देखा जा सकता है कि कुछ जगहों पर, स्पेशली सेंट्रल इसराइल में, आज जो हमले हुए हैं तो उसमें काफ़ी बड़े यानी धमाके हुए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है, और ये इजरायली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हुआ है। जबकि आज ईरान ने जो सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है वहां पर भी एक हमला किया, और इस हमले में अमरीकी एयरफोर्स के 5 रीफ्यूलिंग टैंकर्स जो थे उनको नुकसान पहुंचाया है। कहते कितना नुकसान पहुंचा ये वादे नहीं है, लेकिन कहते कि 5 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स थे। और इसी तरह ईरान ने बहरीन पर भी एक बड़ा हमला किया आज, और उससे भी जो वहां पर US बेस है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान पहुंचा है वाजे नहीं है, क्योंकि याद रखिए कि इस पूरे खत्ते में जो इंफॉर्मेशन के हवाले से काफी बड़ा क्रैकडाउन शुरू है। बहरीन में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, शदीद सजाएं दी जा रही हैं उन लोगों को जो कि वीडियोस बनाकर दुनिया में इंटरनेट पर डाल रहे हैं जिसमें नुकसान नजर आ रहा है। इसी तरह आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने 45 लोगों को इस वजह से गिरफ्तार किया इन डिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर कि इन्होंने वीडियोस बनाई थी और उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। गिरफ्तार होने वालों में एक ब्रिटिश सिटीजन भी शामिल है। जबकि अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ का दावा है कि अब तक की लड़ाई में जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामेनेई, वो शदीद जख्मी हुए हैं, बल्कि उनका कहना है उनका चेहरा भी उससे बहुत मुतासिर हुआ है, जख्म ऐसे हैं। ये अब तक उनका यह दावा है के हवाले से कोई इंडिपेंडेंट क्लैरिफिकेशन नहीं है। जबकि अमेरिका ने आज अमरीकी जो मुख्तलिफ लोग जो कि रहते हैं नॉन एमरजेंसी US गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ओमान में रहते हैं, आज उनको भी हुक्म दिया है कि आप ओमान छोड़ दें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मामला बिगड़ रहे हैं। यहाँ पर मजीद फौज भेजी जा रही है, सिफारती अमला निकाला जा रहा है, हुकूमती अमला निकाला जा रहा है। ओमान वो मुल्क था जो आज तक जंग का हिस्सा नहीं बना। हाँ, एक दो मरतबा उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, जो कि ओमान कहता है, ओमान ने तो इस हवाले से कुछ नहीं कहा, लेकिन ईरान कहता है कि हमने नहीं की। तो अब अमेरिका जब ये कह रहा है कि अपने शहरियों को कह रहा है कि आप ओमान से निकल जाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और साथ ही एक ऐसे वक्त जब अमेरिका ये भी ऐलान कर रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो तेल की ट्रैफिक है, तेल बर्दारी की, उसको हम तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वहां पर जंगी जहाज भी भेज रहे हैं। तो यूं मशरक़ वस्ता 2 हफ्ते की जंग के बाद
انتہائی غیر مستحکم ہے، انٹرنیشنل اکانومی بہت بڑے خطرے میں ہے، امریکہ کی ساکھ خطرے میں ہے، امریکہ کی اندرونی سیاست بھی خطرے میں ہے۔ یہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی ایک کے بعد ایک الیکشنز جیت رہی ہے، وہ الیکشنز کے اسپیشل الیکشن جہاں بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر تقریباً ہر جگہ پہ ڈیموکریٹک پارٹی جیت رہی ہے، جو کہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ شاید اس سال نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے اس میں کیا نتیجہ نکلے گا، کیا واقعی یہ نتیجہ یہی ہوگا کہ ریپبلکن پارٹی الیکشن ہار جائے گی؟ اور اگر ریپبلکن پارٹی الیکشن ہاری تو یاد رکھیے امریکہ کا سیاسی نقشہ کافی حد تک بدل جائے گا۔ کیا اس سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایجنڈے پر مکمل عمل درآمد کر پائیں گے؟ مجھے یہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو گویا ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی ساکھ کے لیے بھی یہ جو مہینے ہیں بہت اہم ہے، اور یہ جنگ اگر مزید طوالت پکڑتی ہے تو اس میں معاملات مزید بگڑیں گے، امریکہ کے اندرون خانہ بھی، اور جو پھر غریب دنیا پاکستان جیسے ممالک، ان پر بھی اس کا بہت برا اثر ہوگا۔ لیکن ان پر اثر آلریڈی ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے اس وقت افغانستان کے اوپر ایک بومبنگ کیمپین شروع کی ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک غیر اعلانیہ جنگ ہے، کیونکہ وہ کلیشز تو کئی ہفتوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج اور کل دو دنوں میں پاکستان کی جانب سے یا اطلاعات آ رہی ہیں، اسپیشلی افغانستان کی حکومت کی جانب سے، کہ جی ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ کم از کم 4 ہوئے بتائے جا رہے ہیں جہاں پر کہ پاکستانی جہازوں نے بمباری کی ہے۔ ایک کابل پہ ہوئی ہے، کندہار پہ ہوئی ہے، پکتیا پہ ہوئی ہے، پکتیکا پہ ہوئی ہے، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید ننگرہار میں بھی، یہ جو ایسٹرن افغانستان کے صوبے ہیں وہاں پر بمباری ہوئی ہے، پاکستانی جیٹس نے وہاں پر بمباری کی ہے۔ جبکہ آج اطلاع یہ بھی آئی کہ افغانستان کی جانب سے کم از کم 3 ڈرونز ایسے تھے جو کہ پاکستان میں لینڈ ہوئے۔ ایک ڈرون کوہاٹ میں لینڈ ہوا، اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا، جبکہ 3 ڈرون کم از کم 2 ڈرون جو تھے وہ راولپنڈی، اسلام آباد، بلکہ اسلام آباد کا جو حمزہ کیمپ ہے وہاں پر وہ گرائے گئے، پاک فضائیہ نے ان کو گرایا۔ چھوٹے ڈرونز تھے، آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنے عام تھے، یہ بھی واضح نہیں ہے، لیکن ان کا یہاں تک پہنچنا بہت کچھ بڑے سوالات اٹھاتا ہے کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو نہ تو جو بھارتی میزائل تھے، جو ان کو یعنی جب بھارت نے مئی میں پاکستان پر حملے کیے تھے تو پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس وقت بالکل بیٹھا ہوا تھا، یعنی پاکستان نہیں روک پایا تھا۔ گرچہ ایک مشکل بھی ہے، یعنی ہائپر سونک میزائل کو روکنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک ایسے نیبرہڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ کے ایڈورسری، آپ کا مخالف کے پاس ہائپر سونک میزائل ہیں، تو آپ کا تو سب سے پہلے کام ہی یہ بنتا ہے کہ آپ اس کے خلاف اپنی تیاری پکڑیں۔ پاکستان تیار نہیں تھا، کیا آج ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن بات افغانستان کی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک سلو موونگ آبجیکٹ پاکستان میں افغان بارڈر سے اسلام آباد تک پہنچا کیسے؟ کیا یہ واقعی افغانستان سے لایا گیا تھا یا پاکستان کے اندر سے اٹھایا گیا تھا؟ کہاں سے آیا؟ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، یقیناً معلومات بھی ہو جائیں گی، لیکن تھینک فلی پاکستان میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن پاکستانی بمباری کا افغانستان میں ضرور نقصان ہوا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر کم از کم 4 افراد شہید ہوئے، جبکہ مختلف جگہوں پر نقصان بھی ہوا، اسپیشلی کندہار میں ان کی ایک ایئر لائن ہے، اس کا جو آئل ڈپو ہے وہ نشانے پر گیا اور اس کو کافی یعنی تباہ ہو گیا بیچ میں۔ تو وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو یہ ایک لو انٹینسٹی وار تھی، مجھے لگتا ہے کہ یہ اب فل فلیٹ وار میں تبدیل ہو رہی ہے۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ یہ خواہش کس کی ہے، کیا یہ پاکستان میں بیٹھے کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مکمل جنگ ہو، یا افغانستان میں بیٹھے کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پر دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ ہو۔ لیکن ایک چیز مجھے معلوم ہے کہ اس میں جیتنے والا کوئی نہیں ہے، اس میں ہار سب کی ہوگی، اور سب سے بڑی ہار تو ان بارڈر ریجنز میں وہ غریب لوگ ہیں جو کہ کئی دہائیوں سے اور کچھ نہیں دیکھ رہے، صرف بم دیکھ رہے ہیں اور لاشیں اٹھا رہے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہاں پر ایک پوری جنریشن کا جو فیوچر ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، جبکہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان میں سے کچھ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی آپ معاملات کو ٹھیک کریں، جس میں روس، چین اور ترکیہ شامل ہیں۔ سعودی عرب، گرچہ ہمارے جو لیڈران تھے وہ کل بھی انہوں نے حاضری دی ہے، یا وہاں گئے تھے یا بلائے گئے تھے یا خود گئے تھے، جو بھی وجہ تھی، لیکن وہاں پر بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ افغانستان پر سعودی عرب نے کوئی لب کشائی کی ہو۔ گرچہ پاکستان نے تو بڑا وعدے کہا کہ جی ہم سب کچھ کر دیں گے، کچھ اطلاعات ہیں کہ پاکستان جنگ میں کودنے والا ہے، جو میرا نہیں خیال، اگر کرے گا تو بہت بڑی فاش غلطی کرے گا۔ لیکن سعودی عرب کی جانب سے اتنا تو بنتا تھا کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت وہاں بیٹھی تھی اور ان کے لیڈران کی جانب سے ایک لفظ نہیں نکلا اس جنگ کے حوالے سے، یعنی اگر وہ اس میں سالفی کا کردار ادا کرنے کی بھی کوشش کرتے تو میرے خیال ہے افغان ان کو سنتے۔ لیکن سالفی کا کردار صرف ایک ہی ملک اس وقت ادا کر رہا ہے، اور وہ چین ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وینگ ہی نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے فون پر بات کی اور ان سے کہا ہے کہ آپ اس جنگ کو بند کریں اور یہ کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ چین کی جانب سے جو ثالثی ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی جاری ہے، ان کے بھی جو اسپیشل انوائے ہیں وہ پاکستان کا سفر بھی انہوں نے کیا، پاکستان بھی انہوں نے جو پاکستانی لیڈران ہیں ان سے ملاقات کی، یقیناً ان کا میسج پاکستانیوں کے لیے بھی یہ ہے، لیکن کیا پاکستانی قیادت سن رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو if they are listening because ثالثی کے دوران بمباری کے ذریعے
کون سے اہداف حاصل کیے گئے، کیا ہم واقعی سیریس ہیں، اور ساتھ اسی کے کیا افغان بھی اس میں سیریس ہیں، کیونکہ پاکستان کی جانب سے جو افغانستان سے ایک ہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ دہشت گردوں کو پناہ نہ دیں۔ طالبان اگر صرف لکھا ہوا بھی دے دیں یا کچھ بتائیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں تو شاید کوئی حل نکل آئے، لیکن چونکہ نااعتباری اتنی زیادہ ہے کہ مجھے اس کا امکان فی الحال بہت کم نظر آ رہا ہے۔ تو اگر ایک طرف مشرق وسطیٰ میں جنگ کے ذریعے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جاری ہے چپکلش ہے، جو وار ہے، لو انٹینسٹی وار، اس میں بھی حل جنگی ہی تلاش کیا جا رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جنگوں کا حل اس طریقے سے شاید مشکل ہی سے نکلتا ہے۔ خدا کرے کہ یہاں پر امن کے ذریعے حل نکلے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔